तो आप लोग एंजाइम्स के बारे में नहीं, एंजाइम्स जो टर्म थी वो सबसे पहले साइंटिस्ट कोहले ने दी थी 1878। इसका लिटरल मीनिंग होता है एन, एंजाइम नाम इसलिए रखा गया कि इनकी सबसे पहले जो खोज हुई थी वो ईस्ट के अंदर हुई थी। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बायो कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में आप सबने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन के लिए की अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ना तो उसको शुरू करते हैं ना खत्म करते हैं, बल्कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की? वो खुद स्वयं अपरिवर्तित रहता है रिएक्शन के एंड में। तो जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं वो अभिक्रिया की दर को तेज करते हैं और अभिक्रिया के अंत में खुद अपरिवर्तित रहते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग बींग्स की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को की दर बढ़ाते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। प्लांट्स में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। अपन प्लांट में जो भी रिएक्शन होती है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, सभी एंजाइम के द्वारा प्रेरित होती है। एंजाइम्स को जो नामकरण किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया, उस आधार पे दो आधार पे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया गया। आफ्टर सबस्ट्रेट और आफ्टर केमिकल रिएक्शन। आफ्टर सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट जिसके के ऊपर एंजाइम क्रिया करता है, उस आधार पे एंजाइम का नाम दिया गया। जैसे सुक्रेज, ये किस पे क्रिया करता है? सुक्रोज पे क्रिया करता है। माल्टेज ये क्रिया करता है माल्टोज में। दूसरा है वो केमिकल रिएक्शन जिसको कि ये उत्प्रेरित करते हैं इसके आधार पर। जैसे ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस। ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। रिडक्टेजेस रिडक्शन अभिक्रियाओं को। तो ये हो गया एंजाइम का नॉमेनक्लेचर या नामकरण किस प्रकार किया जाता है? सबस्ट्रेट के आधार पे और केमिकल रिएक्शन के आधार पे। दूसरा, एंजाइम पाए कहाँ जाते हैं? अब इतना बड़ा इसके आधार पे बता सकते हैं कहाँ एंजाइम पाए जाते हैं? सेल के अंदर और सेल के बाहर। जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो एंडो एंजाइम कहलाते हैं, और जो सेल के बाहर पाए जाते हैं वो एक्सो एंजाइम कहलाते हैं। एंडो एंजाइम जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के जो भी एंजाइम होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं और सेल के अंदर ही क्रिया करते हैं। एक्सो एंजाइम जो होते हैं वो सेल के बाहर आकर क्रिया करते हैं। ये कौन से होते हैं? कीटभक्षी पादप आपने पढ़ा होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है? जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर ट्रैप होता है उसके बाद वो एंजाइम्स स्रावित होते हैं और वो उसका डाइजेशन करता है। वो एंजाइम होता है एक्सो एंजाइम। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अलावा जो एक्सो एंजाइम्स होते हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया आदि में भी पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? साधारण एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एंडो एंजाइम जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक्सो एंजाइम जो कि सेल के बाहर आके और अपनी क्रिया होती है उनकी। फिर आता है एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और प्रोटीन के बने हुए होने के कारण उनका आकार बहुत बड़ा होता है। दो तरह के एंजाइम होते हैं जो कि एक तो सिंपल प्रोटीन एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम।
सिंपल प्रोटीन एंजाइम पूरी तरह से प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन। कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, उसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट जो होता है वो एंजाइम कहलाता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो को फैक्टर कहलाता है। ये को फैक्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह का होता है। ऑर्गेनिक होते हैं तभी कोएंजाइम और फॉस्फेटिक ग्रुप कहलाते हैं, और जब इनऑर्गेनिक होते हैं तब ये मेटल एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। इसके बाद अब अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की डेफिनेशन, उसके बाद एंजाइम कहाँ कहाँ क्रिया करते हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। फिर एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल प्रोटीन एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम की क्रिया विधि क्या होती है, कैसे एंजाइम कार्य करते हैं। अभी मैंने कहा था एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन के बने होने के कारण उनका आकार बहुत बड़ा होता है, तो पूरा की पूरा एंजाइम जो होता है वो क्रियाशील नहीं होते, उनकी एक छोटी सी साइट क्रियाशील होती है, जिसको कहते हैं, बोलो कुछ बोलो, एक्टिव साइट ना। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। एंजाइम प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने से बनते हैं। तो अगर एंजाइम बहुत बड़ा है तो उसका बहुत छोटा सा पोर्शन होगा वो क्रियाशील होगा, वो कहलाएगा एक्टिव साइट। इस तरह से एक्टिव साइट, जो अमीनो एसिड जो होता है, प्रोटीन होता है, ये आपस में फोल्ड होकर इस तरह का आकार बनाते हैं। एक्टिव साइट जो होता है उस पर अमीनो एसिड की स्पेसिफिक ग्रुपिंग होती है। एक्टिव साइट क्या करते हैं, इससे सबस्ट्रेट अटैच होता है, फिर सबस्ट्रेट पे क्रिया होती है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है, उसके बाद प्रोडक्ट वापस से रिलीज हो जाता है। तो एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, अच्छा सबस्ट्रेट जो होते हैं मॉलिक्यूल वो एंजाइम से आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं। तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन या एंजाइम की क्रियाविधि क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच होता है, फिर एंजाइम उस पर क्रिया करता है जिससे कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है, फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। इसके लिए दो थ्योरीज दी गई हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या था, एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट ने 1894 में। अब जैसे नाम से पता पड़ रहा है लॉक एंड की, एक ताले को एक स्पेसिफिक चाबी ही खोल सकती है, वैसे ही एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही क्रिया कर सकता है। अब इधर आप इसमें डायग्राम में देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एंजाइम मॉलिक्यूल है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने क्रिया करके क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इस पे एंजाइम ने सबस्ट्रेट पे क्रिया की और वो बदल गया प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट और एंजाइम दोनों अलग हो गए। ये देख लो कि एंजाइम इससे बाइंड होता है और फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। फिर दूसरी थ्योरी है, अच्छा जो लॉकेन की थ्योरी थी, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और ऑप्टिकल रोटेशन आदि जो एविडेंसेस थे उनसे सही प्रूव हुई, पर कुछ समय बाद इसको और अधिक प्रूव करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसको ये मॉडर्न थ्योरी या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। ये
1959 में ओस्टलैंड नामक रशियन साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें और लॉक-इन की थ्योरी में क्या डिफरेंस है? बाकी सब चीज़ें इसमें बिल्कुल वैसे ही है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम में क्रियाविधि होती है और फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है। पर इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें क्या था, एक्टिव साइट जो होती है वो एंजाइम की स्थिर होती है, जबकि इंड्यूस्ड फीड थ्योरी के अनुसार एंजाइम की एक्टिव साइट स्थिर नहीं होती बल्कि उनमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ता है तो जो उसके एक्टिव साइट है, जब ABC में लिखी हुई, तो उसका जो एक्टिव साइट्स होती है उनका आकार सबस्ट्रेट के समान हो जाता है। तो इसका मतलब इस थ्योरी में है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो स्थिर नहीं होती बल्कि उनमें चेंजेस होते रहते हैं, और जैसे सबस्ट्रेट उसमें जुड़ता है तो उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं और उसका आकार सबस्ट्रेट के आकार के अनुरूप हो जाता है। उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। सबस्ट्रेट का साइट अलग है, एंजाइम अलग है, इन दोनों ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, सबस्ट्रेट बिल्कुल एंजाइम के आकार का हो गया है। तो इंड्यूस्ड फीड थ्योरी में हुआ एंजाइम में चेंजेस आए एंजाइम के एक्टिव साइट्स में और सबस्ट्रेट के अनुरूप हुए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और उस एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट पे क्रिया किया और वो प्रोडक्ट में बदल गया और प्रोडक्ट मुक्त हो गया। तो जो सब एविडेंसेस, क्योंकि दोनों थ्योरी समान है, तो जो एविडेंसेस लॉक-इन की थ्योरी से कंफर्म हुई, जिस एविडेंसेस है उनसे इंड्यूस्ड थ्योरी भी कंफर्म होती है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं? इसमें टेम्परेचर, pH, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होती है? जैसे जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट की जब क्रिया होती है तो सबसे पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम में क्रिया होती है, उसके बाद जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिएक्शन की दर बढ़ती जाती है। पर एक स्टेज आती है कि सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन की दर बढ़ती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम कम हो जाता है। सारा के सारा एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे और उस रिएक्शन में जितना एंजाइम होगा वो सारा के सारा कंज्यूम हो जाता है, तो उसके बाद अभिक्रिया कम हो जाती है। फिर उसमें और ज़्यादा एंजाइम डालने के बाद अभिक्रिया शुरू होती है। उसी तरह से जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसी तरह से एंजाइम कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट और एंजाइम की क्रिया हो रही होती है, तो जैसे जैसे एंजाइम की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। फिर क्या होगा? सबस्ट्रेट की कमी हो जाएगी, फिर और सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसी तरह से टेम्परेचर, सबसे पहले मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर एंजाइम की क्रिया प्रारंभ होती है। तो वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम क्रियाशील होता है या क्रियाशील होना शुरू होता है वो कहलाता है मिनिमम टेम्परेचर या न्यूनतम तापमान। ये अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप देख रहे हो 5 से लेकर 40 डिग्री तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। फिर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है क्योंकि प्रोटीन के बने हुए थे और अमीनो एसिड्स के, तो इनके बॉन्ड्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो डी नेचर हो जाते हैं, उसके बाद इनकी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। तो एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है। इस तरह से आप देखते हो कि जैसे सीड्स होते हैं, बहुत अगर उनको सर्दी में रखा जाए तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता क्योंकि उनके एंजाइम उस वक्त इनएक्टिव होते हैं, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिव होते हैं और सीड में जर्मिनेशन होता है। एक मिनिमम टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर जहाँ एंजाइम की क्रियाशीलता शुरू होती है, मैक्सिमम जहाँ उसके आगे वो डीनेचर हो जाते हैं, और इन दोनों टेम्परेचर के बीच में एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पे एंजाइम अपनी अभिक्रिया की दर अधिकतम या उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो अधिकतम होती है। इफेक्ट ऑफ हीट एंजाइम। अब देखो, अगर प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, अगर इसको
ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर इसको हीट देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और प्रोटीन अपना सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर लूज कर देता है, उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जिससे कि एंजाइम डीनेचर हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर का ये असर होता है। ये देखो डीनेचर हो रहा है प्रोटीन। इसी तरह से पीएच, टेम्परेचर के बाद अपन ने देखा था पीएच। पीएच भी हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक पीएच होते हैं। हर एंजाइम यूरेज है, कैटालेज है, सब अलग अलग पीएच पे काम करेगा। कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे करते हैं और कुछ एंजाइम एल्कलाइन पीएच पे करते हैं। सब जानते हो कि न्यूट्रल पीएच कितनी होती है, 7, और एसिडिक पीएच 7 से कम और एल्कलाइन 7 से ज़्यादा। तो सभी एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करता है। उससे अधिक या कम पीएच होने पे वो या तो डीनेचर हो जाते हैं, और कभी कभी अगर पीएच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। एक और एंजाइम कंसंट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया था पहले, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बता दिया। ये इसके बाद एक और चीज़ आती है, एंजाइम हो गया, एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर हो गया, एंजाइम कंसंट्रेशन हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया और पीएच हो गया। कई बार क्या होता है, एक होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। जो उत्पाद होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, और कभी कभी वो उत्पाद एंजाइम के एक्टिव साइट को भी ब्लॉक कर देते हैं। इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स भी एक फैक्टर होता है जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। चाहे टाइम भी होता है, शुरू में क्या होता है, टाइम भी जो होता है एंजाइम की अभिक्रिया से एक लीनियर रिलेशनशिप रखता है। शुरू में टाइम बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की एक्टिविटी या अभिक्रिया की दर बढ़ती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, या तो एंजाइम खत्म होने से या सबस्ट्रेट खत्म होने से एंजाइम की क्रियाशीलता या अभिक्रिया रुक जाती है। कुछ प्रोटीन पॉइजन्स होते हैं जो एंजाइम पे विपरीत क्रिया करते हैं। तो ये हुआ एंजाइम की मैकेनिज्म और एंजाइम एक्शन, और एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। बता सकते हो कोई एक समझ में आया हो, कोई भी एक फैक्टर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, टाइम, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। हाँ, टेम्परेचर क्या होता है, किस टेम्परेचर पे, एक मिनिमम टेम्परेचर है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हो गए। अब इसके बाद एक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 2 सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम, इसके साथ 2 क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम वो होते हैं जिसमें कि सबस्ट्रेट में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है और फिर उसका ब्रेकअप होता है। डेस्मोलाइजिंग एंजाइम बाकी सभी एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम के अलावा होते हैं। फिर एक नया सिस्टम आया, उसके हिसाब से मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से एंजाइम को 6 क्लासेस में बांटा गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जैसे कि नाम से पता पड़ता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम।
ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ट्रांसफरेजेस जो कि एक ग्रुप का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एक फॉस्फेट रेडिकल एटीपी से हटाकर और ग्लूकोज पे लगा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस ये एक वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के द्वारा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे सुक्रोज वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। आइसोमरेजेस जो कि आइसोमरिक चेंजेस को कैटेलाइज करते हैं, जैसे फ्रक्टोज 6 में चेंज होते हैं। लाइसिस जो कि किसी बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं,